सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को देख रहे सभी भाइयों बहनों को निवेदन है कि अगर आप अपने चैनल एग्जाम क्रैक में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो मेरे सुपर 30 जीके का पार्ट 3 का 30 में से 20 सवालों का सही जवाब देकर बताओ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को संपीड़ित किया जाता है तो वह ठोस के रूप में धारण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और अग्निशमन यंत्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और जो हम लोग श्वसन के दौरान जो छोड़ते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और प्लेग फैलता कैसे है? तो प्लेग चूहों द्वारा फैलता है, और यह एक वायरस के द्वारा फैलता है। उस वायरस का क्या नाम है? पार्श्यूरेला पेस्टिक। क्या नाम है? पार्श्यूरेला पेस्टिक। और इस वायरस के कारण ही प्लेग फैलता है, और प्लेग से फेफड़ा तथा आरबीसी प्रभावित होता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पे है, और यह कहाँ है? तेलंगाना में है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले नदी घाटी परियोजना भारत की कौन थी? तो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे SHFJ मानेकशॉ। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो कब बने थे? 1973 ईस्वी में पहली बार फील्ड मार्शल बने थे मानेकशॉ। और दूसरे फील्ड मार्शल कौन बने थे? तो KM करियप्पा सेकेंड बार फील्ड मार्शल बने थे। और कब बने थे? तो 1986 ईस्वी में बने थे। और जो KM करियप्पा थे, तो इन्होंने अंग्रेजी सेना से भारतीय सेना की कमान अपने हाथों में लेने वाले व्यक्ति थे। और उस टाइम अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो उस टाइम थे फ्रांसीसी बुयर। कमान को कब लिए थे? तो 15 जनवरी 1949 ईस्वी को। अब आपके माइंड में एक प्रश्न बन रहा होगा कि फील्ड मार्शल होता क्या है? तो फील्ड मार्शल क्या होता है? फील्ड मार्शल एक औपचारिक पद है। जब भी किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो इस औपचारिक पद पे सेना की तैनाती की जाती है, विशेष जिसका सर्वोच्च क्या बोल सकते हैं कि भारतीय सेना में सबसे बड़ा पद माना जा सकता है, सबसे बड़ा रैंक माना जा सकता है फील्ड मार्शल की। जिसकी कब होती है? तो जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो फील्ड मार्शल को नियुक्ति किया जाता है। पहले फील्ड मार्शल तो J मानेकशॉ, और सेकेंड KM करियप्पा। जबकि बिपिन रावत जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं वो क्या है? तो बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। करमबीर सिंह अभी वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, BCG का टीका किससे संरक्षण देता है? तो BCG का टीका तपेदिक, जिसे TB बोला जाता है, उससे संरक्षण प्रदान करता है। और तपेदिक किसके कारण होता है? तो तपेदिक में क्या होता है भाई? तपेदिक में फेफड़े पे प्रभाव डालता है। और BCG जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है। BCG का जो टीका था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कैलमिट और कैमिली ग्यूरिन, जिसके द्वारा BCG के टीके का खोज किया गया था, इसलिए इसका नाम BCG रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेप्रोसो बेसिल्स की खोज किसने की? तो लेप्रोसो बेसिल्स की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो हैंसेन के द्वारा किया गया था। और लेप्रोसो बेसिल्स इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले त्वचा पे घाव बनता है और बाद में श्वसन तंत्र पे अटैक करता है। तो इसे आपको याद रखना है। और लेप्रोसो बेसिल्स को ही क्या बोला जाता है, या कुष्ठ रोग को ही क्या बोला जाता है? हैंसेन डाइजीज भी बोला जाता है, क्योंकि हैंसेन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था भाई? 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तैमूर लंग कौन था? तैमूर लंग एक लंगड़ा शासक था। और कहाँ का था ये? तो ये था तुर्क का शासक था। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इन्होंने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जो बाबर थे,
तो बाबर को माना जाता है कि वे तैमूर के वंशज थे। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय अधिनियम 1935 माना जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि यह बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और बनना शुरू कब हुआ था? तो सितंबर 1947 में बनना शुरू हुआ था और 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के कंप्लीट हो गया था। तो इतने याद रखने। और बनने के टाइम इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल की ओर का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? कमलेश शर्मा थे राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय। और ये सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो प्रथम बार सिविल सेवा पास करने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर थे कौन थे? तो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। और अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? तो यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसे आपको याद रखना। राष्ट्रमंडल की बात है तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुआ था और भारत इसमें पार्टिसिपेट 1934 में किया था। जबकि भारत को प्रथम जो गोल्ड मिला था कब मिला था? 1954 में मिला था। और किन्होंने दिलाया था? मिक्खा सिंह के द्वारा दिलाया गया था। और मिक्खा सिंह को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इतनी प्रश्न इससे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में किया गया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और 1992 में इसे संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता मिला। और अभी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसके मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उनके मंत्री। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। जिसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो 6.022 इंटू 10⁻23 है वो क्या है? तो वह एवोगाड्रो नंबर है। और 1.6 इंटू 10⁻−19 जो है वो क्या है? तो उतनी कूलाम होती है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। और जो 6.674 इंटू 10⁻11 है उतना मान किसका होता है? तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक, उसका मान 6.674 इंटू 10⁻11 होता है। तो जब प्रकाश वर्ष की बात है तो यह दूरी का मात्रक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश को एक साल में चलने में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को क्या बोला जाता है? एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और वह दूरी लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्मोग्राफ में क्या दर्ज किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंग दर्ज किया जाता है। जबकि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और रिक्टर स्केल की खोज किन्होंने किया था? तो 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर के द्वारा रिक्टर स्केल की खोज की गई थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसे लियोफाइट कहा जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो बी ऑप्शन है हेलोफाइट, तो हेलोफाइट किसे कहा जाता है? तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट, जबकि कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट, और हाइड्रोफाइट तो यानी जल में उगने वाली वनस्पति एरोफाइट, एयर में उगने वाली वनस्पति। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बी में आप देख रहे हैं कि साइटोलॉजी है। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो बोटनी है उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें पादप का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी में जीव का अध्ययन किया जाता है। और जो ऑप्शन न्यूरोलॉजी है तो न्यूरोलॉजी में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ भाई? 1528 ईस्वी में हुआ। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया और दिल्ली में करवाया गया। बाबर जिन्होंने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड को जो टूटता हुआ तारा नजर आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उल्का कहा जाता है या उल्का पिंड कहा जाता है। क्षुद्रग्रह क्या होता है? तो क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी नहीं बृहस्पति और मंगल के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े आकाश में दिखाई देते हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं
पृथ्वी और बृहस्पति और मंगल के बीच, जिसे क्या बोला जाता है, क्षुद्रग्रह बोला जाता है। उपग्रह क्या है, तो उपग्रह जो ग्रहों के बीच का चक्कर लगाता है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो बाईचुंग भूटिया जो थे इनका संबंध किस चीज़ से है भाई? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। बाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। जबकि फुटबॉल की जब बात आती है तो फुटबॉल के खिलाड़ी का नाम आता है। किनका नाम आता है? सुनील छेत्री का। जो कौन है? तो सुनील छेत्री सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और वो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। जो ये बाईचुंग भूटिया हैं वे कहाँ के हैं? तो सिक्किम के हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मसालदार के रूप में इन्हें जाना जाता है, बाईचुंग भूटिया को। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि कांच की फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तंबाकू तो राजमंदूरी इसके लिए प्रसिद्ध है। और रेल डिब्बे की फैक्ट्री जो है इसके लिए चेन्नई कोच फैक्ट्री जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हीरे काटने का प्रमुख फैक्ट्री कहाँ है? तो भारत में हीरे काटने का प्रमुख फैक्ट्री कहाँ है भाई? तो सूरत में है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो अहमदाबाद है वहाँ पे क्या है? कपड़े की फैक्ट्री है। इसीलिए अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। सूरत जो है वह सिल्क उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसीलिए सूरत को क्या क्या नामों से जाना जाता है? सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय कितने देशांतर से संबंधित है? तो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम था उससे कितने डिग्री का अंतर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से भारत का मानक समय माना जाता है, इलाहाबाद के नैनी से, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। जबकि जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कहाँ है? ग्रीनविच में है। और ग्रीनविच कहाँ है? तो लंदन में है। जहाँ से भारतीय समय कितना अंतर है? तो भारतीय समय में अंतर है 5.5 घंटे का। जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता है? तो मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता है? सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। जब सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए में है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत में प्रथम बार नोबेल दिया गया। सीवी रमन, जिसे फिजिक्स में बोल सकते हैं या भौतिकी या साइंस में पहली बार नोबेल दिया गया। मदर टेरेसा, जिन्हें शांति में पहली बार भारत की ओर से नोबेल दिया गया। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे पहले टेस्ट में शतक लगाया था? तो जो भारतीय प्लेयर थे लाला अमरनाथ, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहली बार शतक लगाया था। जो ऑप्शन बी देख रहे हैं उसमें क्या है? सैयद मुश्ताक अली। तो सैयद मुश्ताक अली थे जिन्होंने ओडीआई में, वनडे में भारत की ओर से पहले शतक लगाए थे। और सुरेश रैना ने T20 में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में पहले सेंचुरी लगाए थे। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। और कपिल देव कौन थे? तो भारत को पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में दिलाने वाले कैप्टन का नाम था कपिल देव। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन, नेपाल तथा भूटान से घिरा हुआ कौन सा भारतीय राज्य है? तो कौन सा भारतीय राज्य है? तो सिक्किम जो है वह चीन, नेपाल तथा भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। तो इसे आपको याद रखना है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य का नाम बताए। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। जबकि जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के 9 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसीलिए सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। जबकि राजस्थान जो है तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है भाई? तो इसका मुख्य घटक है मीथेन। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो एलपीजी होती है, तो एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी में मुख्य घटक कौन होते हैं? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। और जबकि जो एक होता है सीएनजी, जिसे बोला जाता है कंपाउंड नेचुरल गैस, और इसमें मेन गैस कौन होती है? तो इसमें भी मीथेन गैस होती है। जो गोबर गैस होता है, तो गोबर गैस से ही क्या बनाया जाता है? सीएनजी बनाया जाता है। इसमें 80 से 90% तक मीथेन गैस उपस्थित होता है। एलपीजी का बात भी किए थे, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था उसकी डिजाइन किन्होंने तैयार की थी? तो उसकी डिजाइन
पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को कानून बनके तैयार हुआ था। तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, से संबंधित है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 315 इससे संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बारकर थे यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। जबकि अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना है यूपीएससी के अध्यक्ष। जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर बोला जाए तो कौन थे? जेबी कृपलानी। तो इसे भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सरकारी भाषा क्या है भाई? तो स्पेनी है इसकी न्यूनतम सरकारी भाषा। और कुल संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं अभी? तो 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनी, रूसी और अरबी। तो इसे भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ट्रिगवेली थे। और जबकि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल देश के हैं। और इसके कितने भाषाएं हैं जिसे कार्य किया जाता है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो 2 भाषा हैं उसमें कार्यकारी भाषा है जिसमें कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बिना एंजाइम वाला पाचक रस है? तो जो पीत रस होता है वह एंजाइम है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो यह अमाशय से निकलता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। लार रस मुंह से निकलेगा, लार से निकलता है लार रस। तो इसे भी आपको याद रखना है। और जो पाचन की क्रिया शुरू होती है वह कहाँ से होती है? मुंह से ही प्रारंभ होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त होता है? तो जो लिटमस का पत्र है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि सिंकोना वृक्ष के जो छाल होता है उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और ओरिजिनल में इसकी कलर कैसी होती है? तो बैंगनी कलर का होता है। जबकि जो अम्ल होता है तो इसका पहचान लिटमस का अम्ल और क्षार के लिए किया जाता है। तो अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है, जबकि जो क्षार होता है वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान जो था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चंगेज खान 51 वर्ष की उम्र में राजा बना था और यह पहले क्या था? एक सेनापति था। और इस उम्र में भी इनमें इतनी जोश थी कि इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि इनकी साम्राज्य मात्र ब्रिटिश साम्राज्य से ही थोड़ा छोटा था। और ये जहाँ जाते थे वहाँ उस साम्राज्य को ही ख़त्म कर डालते थे। और ये तो सख्त विरोधी थे किसके? शहरी क्षेत्रों के सख्त विरोधी थे। शहर जहाँ भी देखते थे उसे लूट लेते थे या उस शहर को ही बर्बाद कर देते थे। और चंगेज खान जो थे वह कहाँ के शासक थे? तो मंगोलिया का शासक था। तो इसे भी आपको याद रखना है। आपके लिए प्रश्न, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब और डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। अगर आप अपने चैनल एग्जाम क्रैक में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।